एनसीईआरटी की बुक सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की समरी की बात की जाएगी, यानी कि उस बुक में से मुख्य मुख्य बातों को जो अहम थी वो मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाएंगे, पेपर में आपको मदद करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में देखते हैं। इसमें बात आती है समीर एक और समीर दो, यानी कि एक उदाहरण देके बताया जाता है भेदभाव के बारे में। तो समीर एक जो है वो साइकिल पर है और वो कहीं जा रहा है और लाल बत्ती होने पर वो रुक जाता है चौराहे पर। उसी दौरान समीर दो चौराहे पर लाल बत्ती पर साइड में खड़ा फुटपाथ पर अखबार बेच रहा है। तो साइकिल पर जो समीर एक है वो उससे अखबार मांगता है। तो समीर दो उससे बोलता है कि अंग्रेज़ी में है, आप अंग्रेज़ी में पढ़ लेंगे। तो कहता है हाँ मैं पढ़ लूँगा, मैं स्कूल गया हूँ और मैंने अंग्रेज़ी का विषय भी पढ़ा है। तो वो पूछता है कि ये विषय क्या होता है, विषय के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो उसे बताता है, ऐसी बातचीत बढ़ती है। फिर अगले दिन वो मिलते हैं और विषय के बारे में बात होती है। फिर तीसरे दिन मिलते हैं तो उन दोनों का वो अपना नाम बताते हैं। इत्तेफाक से दोनों का नाम समीर ही होता है, पर वो बताता है कि मैं समीर जो हूँ मैं एक समीर हिंदू है और एक समीर मुस्लिम है। तो इसी के बाद उनकी फिर अगले दिन मतलब फिर कभी बात हुई नहीं। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर देखने को मिलता है वो है धर्म। इनके धर्म अलग हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है, यानी कि एक समीर आर्थिक रूप से कमज़ोर है और एक समीर आर्थिक रूप से मजबूत है, जैसा कि बताया गया है। और भेदभाव का कारण जो नज़र आता है वो है धर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे विविधता के मुख्य पहलू जो हैं उनकी बात की गई है कि विविधता क्या है, यानी खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा। इन्हीं 4 बिंदुओं से विविधता को समझा जाता है। फिर उदाहरण दिया गया है कि लद्दाख और केरल का उदाहरण देके बताया गया है कि विविधता क्या है। तो यहाँ पर जो आपके सामने तस्वीर है वो उसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी 400 साल पहले इस्लाम धर्म से लोगों का परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गाने और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। आगे देखते हैं केरल के बारे में जानकारी दी गई है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण
यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, यानी कि वो वास्को डी गामा पहले व्यक्ति थे जो जहाज से भारत पहुँचे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम और ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वल्ला कहते हैं। चीना वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली खाते हैं। मछली के साथ चावल और सब्जी, यानी कि चावल के साथ मछली भी सब्जी के रूप में होती है और अन्य सब्जियां भी जो होती हैं हरी, वो भी चावल के साथ खाते हैं। तो लद्दाख और केरल को उदाहरण के माध्यम से हम विविधता को समझ सकते हैं। तो इन दोनों ही तस्वीरों यानी कि लद्दाख और केरल के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार वीडियो को रोक कर इनको पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें से कुछ छूटे ना, पेपर में प्रश्न आए तो वो गलत ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार में 8 धर्म हैं मुख्य, यानी कि संसार जो है उसमें 8 जो धर्म हैं वो मुख्य हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि रूढ़िबद्ध क्या है, रूढ़िवादी धारणा क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें परिभाषा दी गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो वो रूढ़िबद्ध धारणा होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी की इसी किताब में बताया गया है भेदभाव का कारण, यानी कि जाति व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था का किस तरीके से प्रभाव लोगों पर पड़ा। अम्बेडकर 1909 में 9 साल के थे जब वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में गए अपने पिता से मिलने के लिए। वो महार जाति के थे और उन्हें आगे का रास्ता मालूम नहीं था, उन्हें कैसे जाना है ये भी नहीं पता, तो कोई उनकी मदद भी नहीं कर पा रहा था। तो प्लेट स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला जिसने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप अच्छे भले तो दिखते हैं, जेंटलमैन जैसे दिखते हैं। फिर उन्होंने उन व्यक्ति ने अम्बेडकर जी से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया। फिर नाम जानने के बाद वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने उनकी मदद भी नहीं की। फिर आगे थोड़ी देर बाद जब उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की तो कोई भी घोड़े टांगे वाला उनको बैठाने को तैयार नहीं था। तो उस समय अम्बेडकर जी ने पहली बार छुआछूत का अनुभव किया और जाना कि उनकी जाति के कारण लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी टांगे में नहीं बैठा रहे हैं, वो ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। तो यानी कि भेदभाव का अनुभव उन्हें तब पहली बार हुआ। फिर आगे बात करते हैं, लोकतंत्र की बात आती है, वोटों की भी बात आती है, यानी मताधिकार की भी बात आती है। तो पहले क्या था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, सिर्फ वही वोट कर पाते थे, यानी कि उस समय महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसको लेकर भी आंदोलन हुआ और सबसे बाद में जो वोट देने का अधिकार वो मिला महिलाओं को। तो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है तो वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। मैं इसके खिलाफ हूँ। वोट देने का अधिकार सभी को है,
जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, उन सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी कि वोट सभी का अधिकार है, सभी को ये मिलना चाहिए। मैं इसी के पक्ष में हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे एक शब्द आया सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। फिर आगे रंग भेद की बात आती है किताब में, जिसमें एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तभी कुछ अखबार की कतरन तस्वीरें मिली, जिसमें 15 साल के लड़के हेक्टर पीटरसन की मिली थी, जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन, जो स्कूल जाता था, 15 साल का था। उसे गोली लग के उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में जानकारी इस तस्वीर में आप दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई के दौरान अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कर्तनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब था त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानून पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत, अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो सामान की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेलवे बसें अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय तो श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर पीटरसन स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था और वे अपनी भाषा सीखना चाहते थे। हेक्टर अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह घटना 16 जून की है। तो आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रंगभेद के खिलाफ अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें बाद में सफलता भी प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया कि विवाद क्या है, विवाद क्यों बढ़ता है। विवाद जब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तब विवाद होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद को। इस तस्वीर में उसी को
उसी के बारे में जानकारी दी गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी कि इन दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद है, तो उसी को बताया गया है। आगे और भी जानकारी दी गई है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा जो कि काम की है। जैसे कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा नगर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों में अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। आगे इसी तस्वीर में समानता एवं न्याय की बात की गई है, बताया गया है। समानता और न्याय क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है न्याय और समानता, यानी कि सभी देश के सभी लोगों के प्रति न्याय और समानता का भाव हो, सभी एक ही हों, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध है। यानी कि सरकार प्रतिबद्ध है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे ग्राम सभा की। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है, जिसमें एक गांव या एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत के अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं उसे मिलकर सरपंच को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटरशेड कहते हैं। अगर ये पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से कभी भी रोक सकती है। आगे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम हैं, जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि से जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। अगला बिंदु है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। गांव में आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आता है गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम कौन करेगा? यह काम करेगी निर्माण समिति, यानी कि एक निर्माण समिति का ग्राम सभा और पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्माण किया जाता है। फिर आगे पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो अपने हर काम की जानकारी ग्राम सभा को देती है। पंचायती राज व्यवस्था में दो और स्त्रोतों पर भागीदारी होती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी है बुक के बारे में जानकारी, लेकिन इस वीडियो में अभी यहीं तक। बाकी शेष अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए होगा। उम्मीद करती हूँ इससे आपको इस बुक के बारे में जानकारी हुई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।